So hello everyone, so here I am back with another video. So in this video we will be continuing our constitutional imperatives, okay, regarding prisoner and prisoners. So we were studying this thing. So we have studied about the right to be produced before magistrate, okay, that is given in Article 22 subclause 2 of Constitution of India. So now we are going to start with right to constitutional remedies, Article 32. Okay. So when the personal liberty of a person is deprived by the officials illegally, the remedy available to them is by way of writs under Article 226 of the Constitution before the High Court and under Article 32 of the Constitution before the Supreme Court. अगर मान लीजिए जो भी पर्सन है, ठीक है, जो भी प्रिजनर है, अगर उसकी कोई भी पर्सनल लिबर्टी है, जो ऑफिशियल्स हैं, जेल के ऑफिशियल्स हैं या जो भी हैं, उनके द्वारा अगर उसको इन्फ्रिंज किया जा रहा है, ठीक है, इलीगली, तो उसके पास भी रेमेडीज़ हैं कि वो रिट्स के थ्रू रिट्स के थ्रू और आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट में और आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिट याचिका दायर कर सकता है। ठीक, द सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 देखिए क्या कहता है, द सुप्रीम कोर्ट शैल हैव पावर टू इशू डायरेक्शन और ऑर्डर और रिट्स इंक्लूडिंग रिट इन द नेचर ऑफ हेबियस कॉर्पस, प्रोहिबिशन, मैंडेमस, कोवंटो एंड सर्शियोरी। ठीक है, रिट्स के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। ठीक है, विच एवर मे बी अप्रोप्रिएट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ एनी ऑफ द राइट्स कन्फर्ड बाय पार्ट 3। ओके, नाउ आर्टिकल 226 क्या कहता है, देखिए आर्टिकल 226 सेज notwithstanding anything in Article 32, every High Court shall have powers throughout the territories in relation to which it exercises jurisdiction to issue to any person or authority, including in appropriate cases any government within those territories, direction, order or writs, including writs in the nature of habeas corpus, mandamus, prohibition, quo warranto and certiorari, or any of them for the enforcement of any of the rights conferred by Part 3 एंड फॉर एनी अदर पर्पस। देखिए सेम चीज़ जो सुप्रीम कोर्ट कहता है आर्टिकल 32 में, वही चीज़ आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट भी कहता है। नाउ डॉक्टर B.R. अम्बेडकर कॉल्ड दिस आर्टिकल एज द फंडामेंटल ऑफ द फंडामेंटल राइट्स एंड हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो इसी आर्टिकल को हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है क्योंकि ये जो फंडामेंटल राइट्स है उसको सेफ गार्ड करता है। द मोस्ट सिग्निफिकेंट ऑफ द ह्यूमन राइट्स इज़ द exclusive right to the constitutional remedies under Article 32 and 226 of Constitution of India. Those persons whose right have been violated have right to directly approach the High Court and the Supreme Court for the judicial rectification, redressal of the grievances and enforcement of fundamental right. इसमें देखिए ये बात कही गई है कि कोई भी पर्सन है जिसका कोई भी राइट है जो वायलेट हो रहा हो, है ना, तो उसके पास ये राइट होता है कि वो डायरेक्टली हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकता है। ठीक है, कि ताकि उसका जो भी जुडिशियल रेक्टिफिकेशन हो जाए, उसकी जो भी ग्रीवियंसेस है उसको सॉल्व कर दिया जाए और जो भी उसका फंडामेंटल राइट है जो इन्फ्रिंज हो रहा था वो इन्फोर्स कर दिया जाए। नाउ इन सच अ केस द कोर्ट्स आर एम्पावर्ड टू इशू एन अप्रोप्रिएट डायरेक्शंस, ऑर्डर और रिट्स इंक्लूडिंग रिट्स इन द नेचर ऑफ हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, को वारंटो एंड सर्शियोरी। ओके, नो टाइम लिमिट इज़ प्रिस्क्राइब्ड फॉर इशूइंग द रिट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कोई भी टाइम लिमिट ऐसी प्रिस्क्राइब नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में कि रिट कब फाइल की जाए। ओके, एंड हैज़ बीन लेफ्ट टू कोर्ट्स टू डिसाइड। ठीक है, कोर्ट के ऊपर जो है इसको डिसाइड करने के लिए कर दिया गया। नाउ रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस, प्रिवेंटिव एज वेल एज रेमेडियल। अब देखिए हेबियस कॉर्पस के बारे में, द लिटरल मीनिंग ऑफ हेबियस कॉर्पस इज टू हैव बॉडी। ओके, द रिट इज़ इशूड टू प्रोटेक्ट द पर्सनल लिबर्टी ऑफ एन इंडिविजुअल, आपको समझ में आ रहा होगा, अगेंस्ट आर्बिट्ररी एक्शन ऑफ बोथ स्टेट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल। स्टेट या कोई प्राइवेट इंडिविजुअल हो, दोनों के अगर आर्बिट्ररी एक्शन के कारण किसी को डिटेंड किया गया है इलीगली, सो उसको वहाँ से बाहर निकालना है, वो सब करना, उसी को बोलते हैं रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस। ठीक है, टू हैव बॉडी से कहा जाता है। नाउ the scope of this provision is wide and can be availed wherever personal liberty of person is restrained. Now, before invoking remedy of this writ, it is necessary that petitioner is physically restrained in his personal liberty involving his freedom of movement. देखिए अब आपको बात इसमें समझ में आ रही होगी कि इसका जो स्कोप है इस प्रोविज़न का बहुत वाइड है और तभी और ये इसको अवेल किया जा सकता है जब किसी भी पर्सन की पर्सनल लिबर्टी हो, वो रिस्ट्रेंड हो रही हो, उसका फ्रीडम ऑफ मूवमेंट रिस्ट्रेंड हो रहा हो। ठीक,
खैर प्रिजनर्स के केसेस में फ्रीडम ऑफ मूवमेंट को तो नहीं ले सकते, लेकिन जो फ्रीडम ऑफ पर्सनल लिबर्टी है वो बहुत ज़रूरी चीज़ है, एंड राइट टू लाइफ। ओके, नाउ the issuance of this writ means an order to detaining authority or person to physically present before the court. The detained person show the cause of detention so that the court can determine its legality, and if the detention is found to be illegal, the detained person is set for with. मान ली करीब किसी को डिटेन किया गया है और फिर उसने जो है रिट इशू करने के लिए जो है उसने दिया, ठीक है, उसका फिर जब उसका रिट इशू हुआ तो उसमें फिर करती क्या, जो कोर्ट होती है वो जो भी डिटेनिंग अथॉरिटी होती है उसको कोर्ट बुलाती है। ओके, कि आप आइए फिजिकली कोर्ट में प्रेजेंट होइए और फिर अपना रीज़न दीजिए कि आपने क्यों दैट पर्टिकुलर पर्सन को डिटेन किया है। अगर कोर्ट को लगता है कि जो भी उन्होंने बताया वो उसमें लीगलिटी है, वो चीज़ सही है, उनको डिटेन करना सही, तब तो ठीक। लेकिन अगर वो इलीगल दिखता है तो फिर उसमें तुरंत ऑर्डर कर दिया जाता है कि जो भी पर्सन है उसको छोड़ दिया जाए। द पावर ऑफ कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 इज़ नॉट ओनली प्रिवेंटिव बट ऑल्सो रिमीडियल इन नेचर। ओके, विच मीन्स दैट इट हैज़ पावर टू ग्रांट कंपनसेशन ऑल्सो। सो देखिए अब सेक्शन 32 के पास एक्स्ट्रा क्या पावर है, वो ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट के पास है वो केवल प्रिवेंटिव नहीं है कि चलो ठीक है वो इलीगली जो है बंद था तो उसको बाहर निकाल दिया, एट द सेम टाइम उसके पास जो है रेमिडीज़ भी हैं। तो रेमिडीज़ उसके पास क्या है कि वो तुरंत ही जो है जो भी डिटेन्ड पर्सन था उसको कंपनसेशन ग्रांट कराएगी। ओके, इन MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, कोर्ट हेल्ड दैट कंपनसेशन कैन बी अवॉर्डेड इन अप्रोप्रिएट केसेस, ओके, एंड नॉट इन एवरी केस। ओके, द अप्रोप्रिएट केसेस आर दोस इन्फ्रिंजमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट इज़ ग्रॉस एंड ग्लेयरिंग। ओके, तो इसमें आसान सा था, ये बहुत ज़्यादा ऐसा कोई वो नहीं था जो आपको समझ में ना आए। नाउ आर्टिकल 39A, equal justice and free legal aid. Okay, this article embodies principle of fair procedure during trial by courts. Okay, state shall secure that the operation of legal system promotes justice and ensure that the opportunities for securing justice are not denied to any citizen by reason of economic or other disabilities. देखिए अब इसमें क्या कहा जाता है कि जो भी प्रिजनर है, ठीक है, ये कहता है कि जो भी प्रिजनर है मान लीजिए या किसी भी पर्सन का कोर्ट में ट्रायल चल रहा है तो उसका जो वो प्रोसीजर हो वो हमेशा फेयर होना चाहिए। ठीक है, जो ट्रायल है वो हमेशा फेयर होना चाहिए। ठीक है, जो भी मतलब जिससे क्या होगा कि जो जस्टिस होगा वो जो है बराबर का मिलेगा। ठीक, नाउ स्टेट शैल सिक्योर दैट द ऑपरेशन ऑफ लीगल सिस्टम प्रमोट्स justice and ensure that the opportunities for securing justice are not denied to any citizen. Okay, क्या कहता है कि स्टेट शैल सिक्योर दैट द ऑपरेशन ऑफ लीगल सिस्टम प्रमोट्स जस्टिस। ठीक, ये स्टेट का सिक्योर करना है। ठीक है, एंड इंश्योर दैट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर सिक्योरिंग जस्टिस आर नॉट डिनाइड टू एनी सिटीजन बाय रीज़न ऑफ इकोनॉमिक और अदर डिसेबिलिटीज़। इसमें ये कहा जाता है कि वो स्टेट का काम एक तो ये है कि लीगल सिस्टम को अच्छे से जो है सिक्योर करे, उसको अच्छे से ऑपरेट करे। ठीक है, और जो क्या करता है जस्टिस प्रमोट करता है। ठीक है, और ये भी इंश्योर करे कि जो जस्टिस सिक्योर करने की जो बात कही गई है वो सबके लिए बराबर हो। ठीक है, ऐसा ना हो कि जो कोई गरीब इंसान है, डिसेबल है, तो उसके लिए उसको जस्टिस ना मिले। ठीक, इफ़ अ प्रिजनर इज़ अनेबल टू अवेल हिज कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल राइट और नीड्स लीगल असिस्टेंस ही कैन नॉट बी इग्नोर्ड जस्ट बिकॉज ऑफ इंडिजेंस। ठीक, बहुत सीधी सी बात है। If prisoner is unable to engage a lawyer, then under constitutional direction and other statutory provision, court has power to assign counsel for such prisoner for doing complete justice. Okay, so कोई प्रिजनर है, ठीक है, वो अनेबल है अपना कोई भी एक लॉयर इंगेज करने के लिए उसके साथ, ठीक है, उसका केस देखने के लिए। ठीक है, तो फिर स्टैचुटरी प्रोविजंस हैं। ठीक है, कोर्ट जो जिसमें कोर्ट क्या करती है, कोर्ट के पास पावर होती है कि उसके लिए वो एक काउंसिल असाइन करे। ठीक, जो सरकारी खर्चे पे होता है for such prisoner for doing complete justice. Okay, now free legal aid was considered an essential ingredient of reasonable, fair and just procedure for a person accused of an offense. ठीक है, क्या बोला गया कि जो फ्री लीगल एड है ये तो बहुत एसेंशियल चीज़ है किसी भी पर्सन के लिए जो है, अगर वो किसी भी ऑफेंस के लिए एक्यूज्ड है। ये खत्री वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में कहा गया। ओके, नाउ विल मूव ऑन टू द 7th शेड्यूल एंड आर्टिकल 246। क्या कहता है? Our constitutional setup provides the power distribution between the center and the states. The part is divided between legislative, administrative and executive powers. The legislative section is divided into 3 lists. Okay, the union list, the state list and concurrent list. So accordingly, Parliament can make laws for matters incorporated in the union list.
ओके, वेयर एज स्टेट लेजिस्लेचर कैन मेक लॉज विच आर इंक्लूडेड इन द स्टेट लिस्ट। बोथ पार्लियामेंट एंड स्टेट कैन मेक लॉज ऑन द मैटर विच आर इंक्लूडेड इन कॉन्करेंट लिस्ट। देखिए बहुत सीधी सी बात कही गई कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप जो है वो इस तरीके से है कि ये जो पावर्स हैं वो उसका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है कैसे, सेंटर में और स्टेट्स में, ठीक है। और इनको उसमें क्या है कि जो डिवाइडेड हैं ये सेंट्रल स्टेट में, इसमें 3 चीज़ें डिवाइडेड हैं, क्या क्या, लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एग्जीक्यूटिव पावर। अब इसमें भी क्या है कि जो लेजिस्लेटिव सेक्शन है ये भी 3 चीज़ों में डिवाइडेड है, क्या है, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। ओके, सो अब इसमें क्या है कि फिर इसी हिसाब से क्या होता है कि जो पार्लियामेंट होगी वो यूनियन लिस्ट के हिसाब के लिए लॉज बनाएगी, ओके, एंड जो स्टेट लिस्ट होगी वो क्या करेगी, वो स्टेट लिस्ट के लिए लॉज बनाएगी। और पार्लियामेंट एंड स्टेट दोनों मिल करके यूनियन लिस्ट के लिए कॉन्करेंट लिस्ट के लिए लॉज बनाएंगे। नाउ आर्टिकल 246(3) क्या कहता है, इसको समझिएगा। द लेजिस्लेचर ऑफ एनी स्टेट हैज़ एक्सक्लूसिव पावर टू मेक laws for such state or any part thereof with respect to any of the matters enumerated in list 2 in the 7th schedule in Indian Constitution referred to as the state list। देखिए यहाँ पे केवल स्टेट लिस्ट और सेंट्रल लिस्ट और ये यूनियन स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट के बारे में बातें करी गई हैं, ठीक। बट दिस प्रोविजन इज नॉट एब्सोल्यूट, दे आर सब्जेक्ट टू पावर्स ऑफ पार्लियामेंट हु कैन एक्सरसाइज पावर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर अंडर सर्कमस्टांसेस। देखिए अब इसमें क्या बात कही गई है, बहुत सीधी सी बात है। आर्टिकल 246(3) ये कहता है कि जो लेजिस्लेचर है, ठीक है, किसी भी स्टेट का हो, उसके पास एक्सक्लूसिव पावर है कि वो अपना स्टेट लिस्ट के अंदर जो भी चीज़ें आती हैं उनके ऊपर अपना लॉ बना सकता है, ठीक है। और विद रिस्पेक्ट टू एनी ऑफ द मैटर इन्यूमरेटेड इन लिस्ट 2 इन द 7th शेड्यूल। ओके, अब क्या है, उसको स्टेट लिस्ट बोल देगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो एकदम एब्सोल्यूट पावर हो जाएगी। प्रोविज़न ये भी कहता है कि जो पावर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं, ठीक है, दे कैन हु कैन एक्सरसाइज पावर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर अंडर सर्कमस्टांसेस। जो पार्लियामेंट है उसको भी स्टेट जो है उसकी लेजिस्लेचर की पावर भी कुछ भी जो है सर्टन सर्कमस्टांसेस में दे दी जा सकती है। इसलिए ये नहीं कह सकते कि जो चीज़ें स्टेट लिस्ट में दी गई हैं तो वो एकदम एब्सोल्यूट है और स्टेट गवर्नमेंट का उस पर पूरा जो है अधिकार है, ठीक है। उसको अगर कोई ज़रूरत आ गई तो जो हमारी सेंट्रल है, ठीक है, जो पार्लियामेंट है वो भी उसको कंट्रोल कर सकती है। नाउ स्टेट लिस्ट एंट्री 4 इंक्लूड्स, अब देखिए क्या कहता है, प्रिजन्स, रिफॉर्मेटरीज, बॉस्टल इंस्टीट्यूशन एंड अदर इंस्टीट्यूशन ऑफ अ लाइक नेचर एंड पर्सन्स डिटेन्ड देयरिन, अरेंजमेंट्स विद अदर स्टेट्स फॉर द यूज़ ऑफ प्रिजन्स एंड अदर इंस्टीट्यूशन। क्या कह रहा है कि प्रिजनर्स, रिफॉर्मेटरी, बॉस्टल इंस्टीट्यूशन, ये सब क्या है, रिफॉर्मेटरी, बॉस्टल इंस्टीट्यूशन, प्रिजन्स, यहाँ पर ही जो है प्रिजनर्स का रिफॉर्मेशन होता है, ओके, एंड अदर इंस्टीट्यूशन ऑफ अ लाइक नेचर, उसी तरीके का, एंड पर्सन डिटेन्ड देयर इन अरेंजमेंट विद अदर स्टेट्स फॉर द यूज़ ऑफ प्रिजन्स एंड अदर इंस्टीट्यूशन। इन सब के बारे में स्टेट लिस्ट में कहा गया है। सो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, प्रिजन बेसिकली इज़ अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ द स्टेट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक, आपको समझ में ही तो हमने बहुत शुरुआत से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। एंड स्टेट लेजिस्लेचर आर इंटरेस्टेड टू मेक लॉज फॉर देम, ओके, बट सच शैल बी इन कन्फर्मिटी विद लॉज made by parliament because the supremacy in case of ambiguity is of the latter। इसका मतलब ये होता है कि according to the constitution of India, prison, ठीक है, बेसिकली क्या है, सब्जेक्ट मैटर है स्टेट लिस्ट का, तो लेकिन स्टेट लेजिस्लेचर जब उस पर लॉज बनाएगी तो वो लॉज ऐसे होंगे जो लॉज पार्लियामेंट बनाता है उसकी कन्फर्मिटी में रहेंगे, ओके, बिकॉज द सुप्रीमेसी, क्योंकि जो सुप्रीमेसी होती है फाइनली वो किसकी होती है, सेंट्रल की होती है, हमेशा सेंटर की होती है, जो बड़े उसकी होती है, ठीक है। तो अगर कोई भी किसी भी तरीके की दिक्कत आ गई तो जो सबसे ज़्यादा मतलब जो पावर मानी जाती है वो हमेशा पार्लियामेंट की मानी जाती है। इसलिए स्टेट लिस्ट में भी जो स्टेट लॉ बनाती है वो सेंट्रल को लेकर के, सेंट्रल पार्लियामेंट को ध्यान में लेकर के बनाती है, ओके। नाउ विल स्टडी विद जो प्रिजन रिफॉर्म्स, ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद प्रिजन रिफॉर्म। द फॉलोइंग मॉडिफिकेशन इन प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन में बी सजेस्टेड। अब देखिए प्रिजन रिफॉर्म पहले की चीज़ है कि इसे कहते क्या हैं। प्रिजन रिफॉर्म क्या होता है कि कुछ मॉडिफिकेशंस होती हैं, ठीक है, जो ज़रूरी होती हैं प्रिजन्स में टाइम टू टाइम, ताकि जो प्रिजन का काम है वो एफिशिएंटली होता रहे, ओके। तो क्या है प्रिजन रिफॉर्म, देखिए क्या बात करता है,
The following modification in prison administration may be suggested for improving the efficiency of this institution. ठीक है. The maintenance of prison establishment is an expensive affair. Okay. It is in fact an inevitable burden on the public exchequer. Therefore, the offender should be confined to prison only for a minimum period, which is absolutely necessary for their custody. Okay. The elimination of long-term sentences would reduce undue burden on prison expenditure. Okay. क्या कह रहा है ये कि द एलिमिनेशन जो लॉन्ग टर्म सेंटेंसेस हैं उनको जो है कम करने की बात कर रहा है. क्यों बात कर रहा है? ताकि जो भी प्रिजनर है जो जेल में बैठा है वो कम समय के लिए वहाँ रहे, क्योंकि हर प्रिजनर को वहाँ पे उतने समय तक रखने का, उनका रखरखाव का, खाने पीने का, कपड़े से लेकर हर चीज़ का खर्चा सरकार को देना पड़ता है. तो सरकार के पैसे को बचाने के लिए ये चीज़ कही जाती है कि जिस तरीके का ऑफेंस है उसको उतनी तरीके की सज़ा देनी चाहिए. कभी सज़ा से ज़्यादा समय तक के लिए प्रिजन में रोकना सही नहीं है. ओके. सो द एलिमिनेशन ऑफ लॉन्ग टर्म सेंटेंसेस वुड रिड्यूस अनड्यू बर्डन ऑन प्रिजन एक्सपेंडिचर. जो लॉन्ग टर्म सेंटेंसेस जो मिलते हैं जो है एक्यूज्ड को, वो आपको पता होगा, उनको एलिमिनेशन की बात करी जाती है, जिससे क्या होगा, जो सरकार का जो प्रिजन एक्सपेंडिचर है वो कम होगा, उस पर बर्डन कम आएगा. It is further suggested that where the term of imprisonment exceeds 1 year, okay, a remission of 1 month so per year be granted to the inmate so as to enable him to go to his home town and meet his near relatives. देखिए बहुत क्लियर सी बात है. ठीक. जिनकी भी सज़ा 1 साल से ज़्यादा की होगी तो उनको कम से कम 1 महीने का हर साल रिमिशन देना चाहिए. इसका मतलब क्या है कि साल में एक बार उनको 1 महीने के लिए उनको उनके घर भेज देना चाहिए, जहाँ पे वो जाएँ अपने होम टाउन, जाए अपने रिलेटिव से मिल लें, सब कुछ कर लें. ओके. सो दिस विल हेल्प इन आफ्टर हिज रिलीज ही कैन फेस द आउटसाइड वर्ल्ड करेजियसली. ओके. कास्टिंग असाइड द स्टिग्मा अटैच टू हिम ऑन अकाउंट ऑफ प्रिजनाइजेशन. ठीक. क्लियर. नाउ द विमेन प्रिजनर शुड बी ट्रीटेड मोर जनरसली एंड अलाउड टू मीट देयर चिल्ड्रन फ्रिक्वेंटली. ओके. जो विमेन प्रिजनर्स होती हैं उनको थोड़ा जनरसली जो है ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि चूँकि तो वो विमेन ही हैं तो एक तो उनके लिए अलग से होता ही है. ठीक है. एंड अलाउड टू मीट द चिल्ड्रन फ्रिक्वेंटली. जैसे आपको पता है कि हर बच्चे को कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत होती है उसको अपने माँ की होती है. तो इसलिए जो भी विमेन होती है, अगर मान लीजिए वो प्रिजन में है, तो उसको जनरसली ट्रीट करिए आप और उसको समय समय पर अपने बच्चों से मिलने की इजाज़त देते रहिए. नाउ दिस विल कीप देम मेंटली फिट एंड रिस्पॉन्ड फेवरेबली टू द ट्रीटमेंट मेथड्स. ठीक. बहुत सीधी सी बात है. अ लिबरल करेक्शनल एंड एजुकेशनल प्रोग्राम सीम्स नेसेसरी इन केस ऑफ विमेन डेलिक्वेंट्स because they need lesser control and custody due to their feminine temperament. देखिए मेल का और जो फीमेल का जो टेम्परामेंट्स भी होते हैं वो भी बहुत अलग होते हैं, इसलिए कुछ लोगों को चीज़ें बहुत आसानी समझ में आती है, कुछ को जो है बहुत मुश्किल समझ में आती है, कुछ को हम लोग बहुत बिना कुछ मेहनत के समझ सकते हैं, कुछ के ऊपर डंडा चलाना पड़ता है तो उसको समझ में आता है. ठीक है. तो इन सब चीज़ों को लेकर के जो है बात करी गई है. ओके. सो वीमेन को बोला जाता है कि इनके ऊपर कंट्रोल कम भी रखो तो भी इनका काम हो जाता है, इनके ऊपर लेस कंट्रोल की ज़रूरत रहती है, बहुत ज़्यादा नहीं. ओके. नाउ particularly the women who fall a prey to sex offense should be treated with sympathy. Okay. And their illegitimate children should be assured an upright life in the society. Okay. Women prisoners should also be allowed to meet their sons and daughters more frequently. Particularly the attitude in this regard should be more liberal in case of under trial prisoners. ठीक है. एक्यूज से ज़्यादा जो अंडर ट्रायल ही होते हैं उनको थोड़ा और उनके साथ लिबरल लेना चाहिए, ये कहने की बात है. The prisoners belonging to a peasant class should be afforded an opportunity to go to their fields during harvesting season or on temporary ticket on leave so that they can look after their agriculture. जो खेती और इन सब से रिलेटेड जो वीमेन हैं जो जेल में हैं उनको समय समय पे ये देना चाहिए अपॉर्चुनिटी, ताकि वो अपनी फील्ड्स में जाएँ, अपना हार्वेस्टिंग सीज़न में अपना कटाई वाला काम जो होता है क्रॉप्स का वो अपना कर सकें, और अपने एग्रीकल्चर पे भी जो टेम्प्रेरी समय के लिए उनको छूट दिया जा सके. ओके. दिस वुड इनेबल देम टू कीप इन टच विद देयर ऑक्यूपेशन एंड प्रोवाइड मीन्स ऑफ लिविंग टू द मेम्बर्स ऑफ द फैमिली. इससे क्या होगा कि जो उनका ऑक्यूपेशन है विमेंस का वो उससे जुड़ी रहेंगी, और जो उनकी फैमिली है उनको भी जो है वो एक मीन्स प्रोवाइड कर सकती हैं लिविंग के लिए. ओके. नाउ दो द प्रिजनर्स आर अलाउड टू मीट देयर नियर रिलेटिव्स एट फिक्स्ड इंटरवल, ये तो हम लोगों ने पढ़ ही लिया. येट देयर इज़ फर्दर नीड टू अलाउ देम सर्टेन प्राइवेसी ड्यूरिंग सच मीटिंग्स. जैसे कि प्रिजनर्स को तो आपको पता है कि अलाउ कर दिया जाता है कि अपने फ्रेंड्स से, रिलेटिव से फिक्स टाइम के लिए मिल सकते हैं, लेकिन उसमें भी अब उनको थोड़ी सी प्राइवेसी देनी चाहिए कि वो आपस में कुछ अपनी कुछ बातें करना चाहें तो कर सकते हैं.
The meetings under the supervision of prison guards are really embarrassing for inmates as well as the visitors and may thoughts on both sides remains unexpressed for want of privacy. अब आप लोग समझ रहे होंगे कि जैसे प्रिजनर है सामने मुंह पे खड़ा रहता है और आप लोग ऐसे जैसे कोई मतलब जो प्रिजन अथॉरिटी है उसके वो एकदम सामने खड़ा रहेगा जब दो लोग मिलते हैं जैसे प्रिजनर और उसके रिलेटिव, तो वो लोग शर्म के मारे भी आपस में सही से बात नहीं कर पाते हैं, कुछ कहना बताना होता है, कुछ आइडिया जो है कुछ चीज़ें होती हैं तो शेयर नहीं कर पाते हैं प्राइवेसी के कारण। ठीक, नाउ द प्रेजेंट सिस्टम, ओके नाउ मूविंग ऑन टू द फिफ्थ पॉइंट, द प्रेजेंट सिस्टम ऑफ लिमिटिंग द स्कोप ऑफ फेस्टिवल्स एंड अदर सेरेमोनियल ओकेजन मेरली टू डिलीशियस डिशेज फॉर इनमेट्स नीड टू बी चेंज्ड। हर त्यौहार पे कोई फेस्टिवल कुछ भी सेरेमोनियल ओकेजन होता है तो उस पर भी जो उनको खाना देना चाहिए वो चेंज कर देना चाहिए। ठीक है, दीज suspicious days and festivals should be celebrated through rejoicing and other meaningful programs so that the prisoners can at least momentarily forget that they are leading a fettered life। ठीक, देखिए बहुत सीधी सी बात कही गई, आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, कि जो सस्पिशियस डेज होते हैं इनमें इनको थोड़ा सा सेलिब्रेट करवा देना चाहिए। ठीक है, कुछ प्रोग्राम्स इनके लिए करा देने चाहिए, अच्छा खाना हो जाए ताकि कुछ अच्छी इनके लिए मेमोरी बने। ठीक है, इनको ये ना लगे कि हम एकदम ही बेकार ज़िंदगी जी रहे हैं। ओके, The existing rules relating to the restriction and scrutiny of postal mail of inmates should be liberalized। Okay, जो रूल्स चलते हैं अभी भी और रिस्ट्रिक्शन है जो पोस्टल मेल जो इनमेट्स के लिए कि वो चिट्ठी लिखना और आना, उसको थोड़ा जो रूल्स उसके लिए हैं जो बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स हैं उनको थोड़ा लिबरलाइज करना चाहिए। दिस शैल इन्फ्यूज ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस अमंग इनमेट्स फॉर द प्रिजन ऑफिशियल्स। उससे क्या होगा कि जो एक ट्रस्ट और एक कॉन्फिडेंस जो है इनमेट्स जो होंगे वो प्रिजन ऑफिशियल्स के लिए उनके अंदर डेवलप होता है। ठीक है, बहुत ज़रूरी है। The prison legislation should make provision for remedy of compensation to prisoners who are wrongfully detained or suffer injuries due to careless or negligent act of the prison personnel। Okay, prison legislation के लिए कहा गया है कि वो ऐसे प्रोविज़न बनाएं जिसमें जो प्रिजनर्स हैं उनको कंपनसेशन मिले। ठीक है, एज अ रेमेडी। ओके, जिन्होंने उनको रॉन्गफुली डिटेन करके रखा है, कुछ इंजरीज़ उनको जो है दे रहे हैं। ठीक है, उनके नेग्लिजेंट एक्ट्स के कारण भी हो सकता है, उसके लिए जो प्रिजनर्स हैं उनको कंपनसेशन जो है मुहैया कराए। नाउ द एजुकेशन इन प्रिजन शुड बी बियॉन्ड 3 hours। ओके, एंड देयर शुड बी ग्रेटर एम्फेसिस ऑन वोकेशनल ट्रेनिंग ऑफ इनमेट्स। ओके, नाउ क्या बोल रहा है, द एजुकेशन इन प्रिजन। ओके, हाँ, The education in prison should be beyond 3 hours and there should be greater emphasis on vocational training of inmates। अब देखिए 3 hours जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। अगर आपको इसमें मिल गई तो वेल एंड गुड, नहीं मिली है तो फिर आपको इस आर के बारे में ढूंढना है, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, और जब आप इसको ढूंढोगे तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा और ना उसके बारे में आपको समझ में आया तो आप मेरे से पूछिएगा। ओके, सो आप लोग अपने जो व्हाट्सएप पे अब जो लाइव क्लासेस भी हम लोग की अब स्टार्ट हो गई कॉलेज की, उस पर भी हम लोग इस चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं। आप मेरी इन वीडियोस को अगर आप देखते हैं तो फिर आप जो क्लासेस चल रही हैं उसमें डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इन सब चीज़ों को भी साथ में डिस्कस करेंगे। द एजुकेशन प्रिजन शुड बी बियॉन्ड 3 hours। नाउ यू हैव टू फाइंड व्हाट आर द 3 hours एंड देयर शुड बी ग्रेटर एम्फेसिस ऑन वोकेशनल ट्रेनिंग ऑफ इनमेट्स। जो देखिए क्या है कि उनकी जो वोकेशनल ट्रेनिंग है इनमेट्स की, उनके लिए ज़्यादा जो है एम्फेसिस किया जाता है कि मतलब वो की जाए ताकि जो इनमेट्स हैं उनके अंदर भी कोई स्किल्स डेवलप हो। ओके, दिस विल प्रोवाइड देम ऑनरेबल मीन्स टू अर्न देयर लिवलीहुड आफ्टर रिलीज फ्रॉम जेल। द फैसिलिटीज़ ऑफ लेसन थ्रू करस्पॉन्डिंग कोर्सेज शुड बी एक्सटेंडेड टू इनमेट्स हु आर डिज़ायरस ऑफ टेकिंग अप एडवांस्ड स्टडीज़। ओके, बहुत सीरियस चीज़। विमेन प्रिजनर शुड बी प्रोवाइडेड ट्रेनिंग इन टेलरिंग, डॉल मेकिंग, एम्ब्रॉयडरी एट्सेट्रा। ओके, नाउ in order to make inmates discipline conscious, good time laws should further be liberalized। A general policy to cut short inmate sentence in case of good behavior will offer them an early opportunity to join the community and at the same time relieve the burden of the state on their maintenance। देखिए क्या बात की गई है कि जो भी इनमेट्स होते हैं, ठीक है, जो भी उनको अगर डिसिप्लिन कॉन्शियस बनाना है, ठीक है, तो गुड टाइम लॉज जो हैं वो उनके साथ भी थोड़ा लिबरलाइज कर देना चाहिए। देखिए अब वो कैसे इसको समझते हैं। अ जनरल पॉलिसी टू कट शॉर्ट इनमेट सेंटेंस इन केस ऑफ गुड बिहेवियर। ठीक,
कि एक जनरल पॉलिसी बना देनी चाहिए कि अगर जो भी इनमेट है, अगर उसका अच्छा बिहेवियर, अच्छा बर्ताव है, हर काम कर रहा है, सबका कहा सुन रहा है, तो उसकी जो पनिशमेंट है उसको थोड़ा कट शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। नाउ so what it will do, it will offer them an early opportunity to join the committee and at the same time relieve the burden on the state on their maintenance। इससे क्या होगा, अगर वो अच्छा बर्ताव कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, हर सारे काम कर रहा है, मतलब जो भी उससे कहा जा रहा है, और उसका रहन सहन भी ठीक है, तो फिर उसके सेंटेंस को कम किया जा सकता है, ताकि वो जल्द से जल्द जा करके वापस अपनी कम्युनिटी सोसाइटी में ज्वाइन कर सके उनको, अपने लोगों को, जिससे क्या होगा, सरकार का भी खर्चा उसके ऊपर बचेगा, ठीक। नाउ the introduction of honor system, okay, in prison can also attain a similar goal। Those who react favorably to prison discipline and display loyalty should be allowed to associate themselves with the prison staff and participate in the prison administration। देखिए कितनी बढ़िया बात है। क्या कहा गया, ऑनर सिस्टम में क्या होता है कि जो प्रिजन है, मान लीजिए जो गोल्स उनको दिए जा रहे हैं वो अटेन कर रहे हैं उनको, ठीक है, प्रिजन की डिसिप्लिन को फेवरेबली वो ले रहे हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं, लॉयल्टी दिखा रहे हैं प्रिजन की तरफ, ओके, उनको क्या करना चाहिए कि उनको जो है ऐसा एसोसिएट रख देना चाहिए प्रिजन अथॉरिटीज़ के साथ, ठीक है, प्रिजन स्टाफ के साथ, और उनको पार्टिसिपेट करना चाहिए प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, ओके। सो इससे क्या होगा कि अच्छा बॉन्ड भी बनेगा प्रिजनर्स और प्रिजन स्टाफ के लिए, ठीक है। नाउ द 10th पॉइंट, ऑन कंप्लीशन ऑफ द टर्म ऑफ सेंटेंस द इनमेट शुड बी प्लेस्ड अंडर एन इंटेंसिव आफ्टर केयर, ओके। द प्रोसेस ऑफ आफ्टर केयर विल ऑफर देम एडिक्वेट अपॉर्चुनिटीज़ टू ओवरकम देयर इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स एंड सेव देम फ्रॉम बीइंग रिडिक्यूल्ड एज कन्विक्ट्स। देखिए, ठीक है, बहुत सही सी चीज़ कही गई है कि जब उनका इनमेट्स का टर्म ऑफ सेंटेंस जो है वो ख़त्म हो जाता है, तो उनको एक जो इंटेंसिव आफ्टर केयर यूनिट में डालना चाहिए। आफ्टर केयर का क्या होगा कि उनको एडुकेट अपॉर्चुनिटीज़ वो प्रोवाइड करेंगी, ताकि अगर उनके अंदर हमारी कोई इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है कि अरे यार मैं जेल में रह करके आऊँ, सोसाइटी में कैसे मुँह दिखाऊँगा, ये जब चीज़ें जो आ जाती हैं, तो उनको उन चीज़ों से बाहर निकालने के लिए, ओके, जो उनको कन्विक्ट वाली फीलिंग आएगी उससे उनको उबारने के लिए आफ्टर केयर प्रोग्राम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नाउ मैनी नॉन पेनल इंस्टीट्यूशन सच एज सेवा सदन, देखिए कई सारे होते हैं, नारी निकेतन है ना, एंड रिफॉर्मेशन होम्स आर एट वर्क इन डिफरेंट प्लेसेज इन इंडिया टू टेक अप द आर्डवर्स टास्क ऑफ आफ्टर केयर, ठीक है। लोग जेल से निकलने के बाद महिलाएं नारी निकेतन भी जाती हैं, आप लोगों ने सुना भी होगा, जिससे क्या होगा, उनकी एक कायदे से ग्रूमिंग फिर से हो जाएगी, मतलब वो फिर से जो है एक नॉर्मल इंसान की तरह रहने लग जाएंगे, उनके अंदर जो इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है वो ख़त्म हो जाएगा। एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ क्रिमिनल्स, ओके, ओपन एयर कैंप्स में ऑल्सो सर्व एज अ सिमिलर पर्पस। नाउ द लास्ट पॉइंट ऑफ योर यूनिट, ओके, आफ्टर sorry, it's the second last point, okay। Now there is dire need to bring about a change in the public attitude towards the prison institution and their management, okay। This is possible through an intensive publicity program using the media of press, platform and propaganda will, okay। क्या कहा गया है कि एक पब्लिक एटीट्यूड में इनके लिए चेंज लाना चाहिए प्रिजन्स को लेकर के, जो उनको लगता है कि बहुत ख़राब जगह है, बहुत बुरे ही लोग वहाँ जाते हैं, वहाँ का आया हुआ आदमी हमेशा क्रिमिनल रहता है, ये सब चीज़ों को थोड़ा चेंज करना चाहिए पब्लिक के अंदर भी, ठीक है, क्योंकि वो फाइनली जाएंगे तो वापस सोसाइटी में लौट करके। सो देयर इज़ अ डायर नीड टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन द पब्लिक एटीट्यूड टुवर्ड्स द प्रिजन इंस्टीट्यूशन एंड देयर मैनेजमेंट। This is possible through an intensive publicity program using the media of press, okay, platform and propaganda will, okay। Now it will certainly create a right climate in society to accept the released prisoners with sympathy and benevolence, okay। So इसमें ऐसा ज़्यादा कुछ है नहीं जो आपको बहुत समझाया जाए, ठीक है, बहुत सीधी सी चीज़ें हैं। So this is possible through an intensive publicity program using the media of press, मीडिया के थ्रू से लोगों को जानकारी हो सकती है किसी चीज़ की, ठीक है, प्लेटफॉर्म एंड प्रोपेगेंडा विल। नाउ इट विल सर्टेनली क्रिएट अ राइट क्लाइमेट, ओके, इन सोसाइटी टू एक्सेप्ट द रिलीज प्रिजनर विद सिंपैथी एंड बेनेवोलेंस, ठीक, विदाउट एनी हेटेड और डिस्ट्रस्ट फॉर देम, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी किसी भी क्रिमिनल के लिए, किस की जब वो निकल के जाता है अपनी सोसाइटी में, तो उसकी सोसाइटी उसको वापस अपनाए, ठीक है। The media men should be allowed to visit the prison institution frequently so that their misunderstanding about prison administration may be cleared. Greater participation of public in prison administration shall certainly create an atmosphere conducive to reformation of the prisoners, okay। Now last but not the least, ठीक है, I think now this is the end of the last point of your unit 2, okay। Last but not the least, the existing Prisons Act 1894, which is more than a century old, needs to be thoroughly revised and even restated in view of the changed socio-economic and political condition of India over the years, okay।
Many of the provisions of this act have now become obsolete and redundant. The Human Rights Commission has also endorsed this view. Okay. The Supreme Court in its landmark decision in Ramamurthy versus State of Karnataka has identified 9 major problems which need immediate attention for implementing prison reform. Okay. अब देखिए क्या है. The court observed that the present prison system is affected with the major problems. क्या है major problems? Overcrowding, ठीक, सबसे बड़ी प्रॉब्लम. डिले इन ट्रायल, दूसरी बड़ी प्रॉब्लम. टॉर्चर एंड इल ट्रीटमेंट हो रहा है. नेग्लेक्ट ऑफ हेल्थ एंड हाइजीन हो रहे हैं उनके साथ. इनसफिशिएंट फूड एंड इनएडिक्वेट क्लोथिंग. ओके. देन प्रिजन वाइसेस, डेफिशिएंसी इन कम्युनिकेशन, स्ट्रीमलाइनिंग ऑफ जेल विजिट्स एंड मैनेजमेंट ऑफ ओपन एयर प्रिजन. देखिए बहुत सीधे सिंपल से पॉइंट्स हैं जो आपको एकदम क्लियरली समझ में आ रहे होंगे. So that's all for today's video. This is now the end of your second unit also. Okay. So इसमें आप लोग जो है पूरा इसको पढ़िएगा. कोई भी डाउट्स हैं, कुछ भी रहें तो आप क्लास में पूछ सकते हैं, और आप वीडियो के कमेंट में भी मेरे को कमेंट कर सकते हैं. उसके बाद जो 3 Rs के बारे में मैंने बात करी, ये एक टर्म है, जेल से रिलेटेड टर्म है. सो आप लोग इसको पढ़िएगा, ठीक है. इसके बारे में आप लोग ढूंढिएगा. नहीं मिलेगा तो फिर मैं तो हुई आपके लिए, ठीक है. सो that's all for today's video. Thank you.